हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सेकंड यूनिट में लिबर्टी को फिनिश कर लिया है। ठीक है, आपकी जो सेकंड यूनिट है 4 टॉपिक्स में डिवाइड है। सो लिबर्टी के बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही इस वीडियो को देखते हुए प्लीज़ अपनी बुक्स को ओपन रखा करो। ठीक है, फिर वरना आप ये बोलते हो कि मैम समझ नहीं आया, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो। एटलीस्ट आप अपनी बुक तो ओपन रखो। समझाने वाला टीचर आपको समझाएगा, अब घर आके आपको बुक्स थोड़ी देगा बच्चों। तो प्लीज़ अपनी बुक्स को ना ओपन रखा करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है न्याय का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। ठीक है, अब हम न्याय के अर्थ को समझते हैं कि न्याय हमारा है क्या। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि न्याय पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक पर बहस बहुत चलती है, इस टॉपिक पर कंक्लूजन भी बहुत है, इस टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि न्याय को हमारे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सब तरीके के न्याय के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जो पुराने टाइम से पॉलिटिकल साइंस में न्याय रहा है वो आज के टाइम पर भी न्याय ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। तो न्याय शब्द अंग्रेज़ी भाषा के शब्द जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के शब्द ज्यूंगैर से बना है। ठीक है, न्याय शब्द जो है हमारा इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं और लैटिन भाषा में इस वर्ड से बना है जिसका अर्थ है बांधना या एक साथ करना। इस रूप में न्याय का अर्थ लोगों को समाज में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकार, कर्तव्य, पुरस्कार और दंड आदि के माध्यम से बांधना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जैसे उसमें अगर हम लें कि घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है आपको, तो उसके साथ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं और वो लिमिटेशंस हैं कि आप घूम फिर सकते हैं लेकिन कुछ जगहों पर नहीं जा सकते हैं, मतलब आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसे कि इसरो है, DNDR है, राष्ट्रपति भवन, चलो वहाँ पे भी चले जाते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल से वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसरो और DNDR को स्पेशली मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि न्याय को ये ऐसा देखा जाता है कि आपके जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं तो उसके साथ एक साथ करना और बांधना वो लिमिटेशंस कवर कर लेती हैं। अब दूसरी चीज़ कि जब लिमिटेशंस कवर करती हैं तो लोगों के राइट्स होते हैं, उन राइट्स में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर वो जो काम करते हैं कुछ भी तो उस पर उनको पुरस्कार दिए जाते हैं और अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। इसी के माध्यम को हम बांधना कहते हैं कि हमें अधिकार भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड बांधना। ठीक है, न्याय का जो अर्थ है और जो उसकी परिभाषाएं हैं वो बहुत ही कॉमन सी हैं, कोई भी बता देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों से ही एक एक करके पूछूं तो आप लोग भी अपने अपने पर्सपेक्टिव से न्याय को बताओगे कि भाई हमारा ये नज़रिया है, न्याय को लेके हमारा ये नज़रिया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बताया जाता है कि उदारवादी और मार्क्सवादी जो हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से न्याय को बताया है। उदारवादी है, मार्क्सवादी हैं या फिर फेमिनिज्म है, नारीवादी, अराजकतावादी है, अनार्किस्ट हैं, कोई भी हो, सब ने परिभाषा जो दी है मतलब उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया है वो अपने अपने नज़रिए से किया है। ठीक है, इसके अलावा न्याय जो है वो हमारे अधिकारों का भी बोध करता है और कर्तव्य को भी। ठीक है, कि मतलब हमारे जो अधिकार हैं उनको बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होगी तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स होना नहीं होना एक ही बात है। उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे विद्वानों ने व्यक्तिगत अधिकारों की दुहाई दी और कहा कि कुछ ने समाज को सुव्यवस्थित करने की बात भी कही थी। कहा कि भाई हमारे जो अधिकार हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करो और समाज को भी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे विचारक हैं वो कहते हैं राज्य जो है नहीं होगा और नहीं होगा तो लोग खुशी खुशी रह पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली बात बोली जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लेखक ये मानते हैं कि न्याय एक समझौताकारी सिद्धांत है। वो इसलिए ऐसा मानते हैं कि न्याय के अंदर जो हमें
अधिकार दिए हैं और अधिकारों में लिमिटेशंस लगाई है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक समझौताकारी सिद्धांत है। अगर आप लोग हमें अधिकार दे रहे हो तो फिर पूरे तरीके से दो, लिमिटेशंस मत लगाओ। और अगर दूसरे विचारक ये बोलते हैं लिमिटेशंस नहीं होंगी तो लोग उनका गलत यूज़ करेंगे, मतलब दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे या अपना अधिकार समझ के दूसरों को मार देंगे या जो भी और थिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले मैं आपको मरियम की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। मरियम ने एक चीज़ बोली है कि न्याय को 3 तरीके से बांट दिया है। ठीक है, वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप लिखें या नहीं लिखें। तो जो मरियम ने बोला है वो ये वाली बात बोली है कि न्याय उन मान्यता और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती है। मतलब न्याय जो है उन पूरे लॉ प्रोसेस के अंदर आती हैं जिनकी मदद से हमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, और ये परिभाषा 3 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली है कि हर समाज की कुछ मान्यताएं होती हैं। दूसरी, मतलब ये मान्यताएं जो होती हैं उसके अंदर विश्वास होता है और आदर्श होता है। दूसरा ये कि इन मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर ही देश का कानूनी ढांचा खड़ा रहता है। और तीसरा ये कि लोगों को वो अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। मतलब मरियम ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि सबसे पहले तो हम लोगों को, मतलब सभी लोगों को समाज के अंदर कुछ मान्यताएं दी जाती हैं जो उनके लिए विश्वास और एक डिसिप्लिन वाली चीज़ बनती है। ठीक है, दूसरा ये हो जाता है कि फिर उन मान्यताओं के अंदर ये विश्वास होता है कि भाई सब कुछ ढंग से चलेगा और उसी की मदद पे कानूनी ढांचा स्टार्ट किया जाता, खड़ा किया जाता है। और फिर उसके बाद ही उस कानूनी ढांचा की हेल्प से समाज को उचित बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वैन के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए। ठीक है, कि अगर कोई उचित कारण नहीं है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है जाति प्रथा को, ऊंच नीच को, छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को, सब चीज़ों को, तो वो चीज़ को बता रहे हैं कि वो तो बिल्कुल बेकार है। जब तक कोई ढंग का कारण नहीं मिलता भेदभाव करने का तब तक मेहरबानी होगी कि आप लोग भेदभाव मत करो। डी रफेल बोलते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। व्यक्तिगत अधिकार मतलब कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है और साथ में जो समाज की मर्यादा, मतलब समाज के अंदर जो एक बाउंड्री सी है वो भी बनी रहती है। ठीक है, आगे ये बोलते हैं कि न्याय की मांग यह है कि इन सभी के हितों में मेल मिलाप कार्य किए जाए। न्याय का मूल स्तर है सर्वोदय या सभी की उन्नति। मतलब इन्होंने बोला न्याय का जो मतलब है ना वो ये है कि आप किसी से बिना भेदभाव करें सबकी उन्नति करें, सबको डेवलप करें, अच्छा सा अच्छा बनाते। तो उससे क्या होगा, उससे ये हेल्प रहेगी कि लोगों का जो पूरा सामाजिक मर्यादा है वो भी बिल्कुल ठीक से बन पाएगी और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना लड़ाई झगड़े होंगे, एंड ऑल थिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आगे चीज़ों में ये रखा गया कि जैसे आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो उन सभी के बिहाव पर हम आगे न्याय के अंदर ये चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ ये कि आपकी बुक्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनको आप अच्छे से लिख लो, सारी अच्छे से उतार लो, ताकि जो है आपको 1-2 डेफिनेशंस के अलावा और भी याद रहे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्याय का स्वरूप या विशेषताएं। ठीक है, कि मतलब आप चाहो तो इस टॉपिक को, ये सारे पॉइंट्स को विशेषताएं डालकर भी लिख सकते हो और इन्हीं सारे पॉइंट्स को स्वरूप डालकर भी लिख सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, जैसा भी है आपकी मर्जी है, मैंने दोनों ही पॉइंट को डिफाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है निष्पक्षता पर आधारित, बेस्ड ऑन फेयरनेस। देखो फेयरनेस जो है ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है न्याय के अंदर। वो क्यों कि निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान के साथ सिर्फ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात ना किया जाए। ठीक है, अगर आपको मैं इंडियन लॉ के हिसाब से बताऊं तो आर्टिकल 15 हमारा ये वाली बात बोलता है कि निष्पक्षता पर आधारित, मतलब
कानून के समक्ष समानता के अंदर जो हमारा आर्टिकल 15 आया है उसमें यही बात बोली गई है कि लोगों के जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, सभी चीज़ों के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, इन आधारों पर कोई भी इंसान किसी सुविधा या अधिकारों से वंचित नहीं रहा जा सकता। कानून के समक्ष समानता न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कानून के समक्ष समानता के अंदर इस टॉपिक को हमारा बताया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता का समर्थन। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का समर्थन मतलब ये हमें ये बताता है कि इंसान की कुछ बुनियादी मतलब बेसिक ज़रूरतें, बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, अब उन बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, मकान है, और आपका घर मतलब घर के साथ गाड़ी भी है कि कहीं दूर दूर जाना है तो अपनी पर्सनल कार या बाइक वगैरह, ये सारी उसकी बेसिक नीड्स होती हैं कि उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ ये कि न्याय की जो मांग होती है वो सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो इसलिए होती है। अब जाहिर है अगर न्याय नहीं होगा तो फिर उच्च जाति के जो लोग होंगे वही कार बंगला घर खरीद सकते हैं, बाकी जो लोग होंगे वो नहीं खरीद सकते, नहीं कमा सकते, है ना। तो इस वाली चीज़ को बोला जा रहा है कि न्याय में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता का जो समर्थन है वो ये है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी हो सकें। ठीक है, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता के अंदर ये बताया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तर्क संगत भेदभाव का समर्थन। सपोर्टिंग रैशनल डिस्क्रिमिनेशन में ये बताया गया है कि न्याय की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब जो आपने अभी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है वही सेम बात यहाँ पर भी बोली जा रही है, लेकिन थोड़े वर्ड्स को घुमाकर बोली जा रही है कि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि किसी उचित जाति आधार या भेदभाव पर मतलब जाति या धर्म वगैरह को देखकर भेदभाव किया जा सकता है, बल्कि भारत के अंदर कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कुछ सर्वे होते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह समझिए आप, कि उसके लिए क्या होता है, उस एक्टिविटीज़ में सर्वे किया जाता है, घूमा जाता है और लोगों की गरीबी अमीरी सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा अमीर लोगों के घर जाके टैक्स लिया जाता है, टैक्स जो वो होते हैं हमारे ऑफिसर्स वगैरह, क्यों गरीबों के पास से टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों को गरीबों के लिए जो खाना करना है वो इन्हीं लोगों के पैसों के, इन्हीं लोगों के टैक्स से करना है, ताकि ये लोग गरीबों को खाना दे सकें। तो वो वाली चीज़ कि वो जो सरकार है वो कार्यक्रम चलाती है, उन कार्यक्रमों को हम न्यायपूर्ण मानेंगे। ठीक है, उसके अंदर की जो गरीब है उसका जिसका शोषण हो रहा है उसको रोज़गार देना, जैसे कि कार्यक्रम के अंदर फ्री एजुकेशन है या और भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट चलाती है कार्यक्रम के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज कल्याण का समर्थन। देखो, न्याय का जो सिद्धांत है ना, व्यक्ति के गौरव पर बल देता है। गौरव की रक्षा के लिए नागरिकों को बहुत सी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जैसे भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता और भी ऐसी बहुत सारी हैं। लेकिन इन स्वतंत्रताओं का जो उपभोग है ना वो समाज में अपनी हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, अपने हित को, अपने मतलब एक तरीके से कि भाई क्या मुझे ज़रूरत है क्या नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है। एंड इसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक है प्रकृति की आवश्यकता का आदर और सम्मान। देखो, ब्रेस्ट नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला कि इंसान को एज के हिसाब से नेचुरली पावर्स और नेचुरली चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, अब अगर आप एक ओल्ड एज इंसान से काम करवाओगे तो वही काम वो पता नहीं कर भी पाएगा या नहीं, और अगर बाय चांस कर भी लेता है तो उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही काम आप अगर एक जवान लड़के या लड़की से करवाओगे तो वो काम उसके लिए चुटकियों का काम होगा, मिनटों में उसको काम को ख़त्म कर देगा। तो ये कि प्रकृति की आवश्यकता, आदर और सम्मान करो कि जिसको प्रकृति ने जो पावर दी है कि अब ऐसे ही आप डिसेबल से काम कराओगे, डिसेबल जो पर्सन होते हैं वो तो नहीं कर सकता बेचारा, वो बाय नेचर ही ऐसा पैदा हुआ। तो वो चीज़ को बताया जा रहा है कि मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति ही हमें पावर देती है अपने अपने तरीके से न्याय को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके स्वरूप और जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे फिनिश होती हैं। अब आते हैं आपके न्याय के विभिन्न पक्ष, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब सबसे पहला उसमें कानूनी पक्ष। देखो भाई, कानूनी पक्ष के अंदर लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जहाँ तक कानूनी पक्ष का सवाल आता है तो उसको दो चीज़ों के हिसाब से देखा जाता है। सबसे पहली है आपकी
कानून का न्याय संग होना और दूसरी कानून का न्याय संग ढंग से लागू किया जाना। ठीक है, कि मतलब एक तो कानून का, जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फ्री होकर लोगों के लिए वो कर सकती है, जजमेंट कर सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी भाई? लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था कि पहले, बहुत पहले के टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े लोग मतलब मर्डर करते थे या जो भी करते थे, तो उसके लिए ना जजेस को डराया धमकाया करते थे कि भाई अगर तुमने हमारे खिलाफ वो करा, यूँ करा, तो हम तुम्हें मार देंगे या फैमिली को मार देंगे, कुछ है कुछ है। तो उसके लिए न्यायपालिका के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन दी गई और छूट दी गई कि आप जो हो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से फैसला करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वही चीज़ कि न्याय, कानून का न्याय संग होना। अब जब आप ये बहुत पुराने टाइम का पढ़ रहे हो कि न्याय का सारा प्राचीन टाइम से अब तक का, तो ऑब्वियसली बात है आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी था। ठीक है, तो कानून का न्याय संग होना उन्होंने बोला बहुत ज़रूरी है, और न्याय संग तरीके से उसको लागू करना, मतलब बिल्कुल सही। ये नहीं कि मर्डर उसने करा है और सज़ा उसको, उसके घर वालों को मिले जिसका बच्चा या बच्ची मरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कानून बोलता है कि प्लीज़ आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोगों को सज़ा मिलेगी, मतलब वो मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मर्डर जिसने किया है उसको हम जेल में डालेंगे, वो जज को या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को डरा धमका नहीं सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि मतलब, और एक दूसरी चीज़ ये भी बोली जाती है कि जल्द से जल्द आप दूसरे को न्याय दिला दो। ये नहीं है कि आप उसको सालों साल रखे हुए हो। और आप जानते हैं कि इंडिया में ऐसा ही होता है कि 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, पुश्ते की पुश्ते केस लड़ती रहती हैं और फैसला नहीं हो पाता है। तो ये वाली चीज़ का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। 1985 का है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दुख योजना की एक ऐसे ही कर्मचारी, उस कर्मचारी का नाम शंकर दास था, उसके मामले को निपटाया था, जिस इंसान को न्याय हासिल करने के लिए 21 साल लग गए थे। 21 साल बाद उस बेचारे ने न्याय हासिल किया था। तो वो वाली चीज़ की जो 1985 का किस्सा है, आप इसको नॉलेज के लिए गूगल करके आप इसको पढ़ लेना, आपके दिमाग में रहेगा क्या किस्सा था। अदरवाइज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी काफ़ी डीपली। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया कि वो इंसान, एक साधारण सा इंसान, कितनी लंबी लड़ाई लड़ा, कितनी चीज़ें उसने देखी, उसके बीच में कितनी धमकियाँ मिली, उसके बीच में कितना पैसा खर्च हुआ। तो वो वाली चीज़ को लेकर कानूनी पक्ष बोलता है कि न्याय संघ का होना और न्याय संघ का ढंग से लागू होना, ये बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष जो हमारा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनको मानव अधिकार घोषणा पत्र के अंदर रखा गया है। तो मानव अधिकार घोषणा पत्र ये बोलता है कि हर इंसान को प्रत्यक्ष रीति या स्वतंत्र रीति से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है, और इसी का दूसरा नाम संवैधानिक लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार है। पहले के मतलब ये था कि बहुत पुराने टाइम पर राजा होते थे, फिर उनका बेटा, लेकिन डेमोक्रेसी जब से हमारे देश में आज़ादी के बाद से आई है, तो हम अपने लीडर को खुद चूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि हम लोगों को लीडर ऐसा चूज़ करने का परमिशन है, उसे संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं, जो हमारे लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, और हम उसको अपनी ही मर्जी से चूज़ करते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मानव अधिकार के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का साधन भी हमारा यही है, और उससे लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होता है, और वह शासक अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी भी बनाता है कि शासकों को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट को पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे, ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, बताने लगेंगे कि भाई हम लोगों के भी राइट्स कुछ हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस का जो ये पक्ष है ना पूरा, न्याय के साथ इसकी बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, उसमें से 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है समय समय पर निष्पक्ष चुनाव, कि समय समय पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना, कि भाई अगर एक पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ और बात है, तो दूसरी पार्टी को लाकर हम जनता का काम करवा दें। तो ये दूसरा है बालिक मताधिकार। पहले आप जानते हैं कि अब तो 18 साल उम्र है वोट देने की, लेकिन इससे पहले जो थी 21 साल उम्र थी। तीसरी चीज़ गुप्त मतदान, कि आप अगर वोट दिलवा रहे हो तो आप बिल्कुल गुप्त तरीके से
छुपा कर डलवाओ कि लोगों को पता न लगे कि इसने इसको दिया इसने, क्योंकि उससे लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। और चौथी, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की समान सुविधाएं। सार्वजनिक पद, ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो भी हैं, तो सार्वजनिक पद जो होते हैं हमारे, उसके अंदर नियुक्ति का समान सुविधा है कि जो क्वालिफाइड है, जो कैपेबल है, उसको रखो। उसकी जाति, उसका धर्म, उसका लिंग नहीं देखना है, ठीक है। और ये थे आपके 4 मेन इसके अंदर पॉइंट्स। मैं आपके लिए रब कर देती हूँ, आपको पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष के अंदर क्या रखा गया है भाई, कि सामाजिक के मतलब जब आ जाता है ना, तो सामाजिक न्याय के बारे में लोगों को समझ आ जाता है। अब सामाजिक न्याय के अंदर पॉलिटिकल न्याय और हमारा सोशल न्याय और हमारा आर्थिक न्याय, सभी तरीके के न्याय मतलब इकोनॉमिकल बेस पर भी आ जाते हैं। तो सामाजिक न्याय जो है एक बहुत वास्ट टॉपिक है। उसके अंदर जो है हमारे एक फिलोसफर है, उन्होंने बोला कि हॉब्स हाउस नाम है उनका, उन्होंने बोला कि सामाजिक न्याय के अंदर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, धर्म मानना, दंड विधान, धन का वितरण, पैतृक संपत्ति, सामाजिक न्याय, गैर सामाजिक न्याय, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब सामाजिक पक्ष जो है हमारे, इनको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है भेदभाव की समाप्ति। भेदभाव की समाप्ति के अंदर क्या बताया जा रहा है, भेदभाव की समाप्ति। अब भैया जहाँ भेदभाव वाला आ जाता है ना, तो सीधी सीधी बात आती है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई कैपेबल है किसी चीज़ के लिए, तो बेटर होगा आप उसको वो सीट दे दो, वो जगह दे दो। आप उसका लिंग, जाति, स्थान वगैरह कुछ भी मत देखो, ठीक है। दूसरा है शोषण का विरोध। शोषण का विरोध इसलिए किया गया कि पहले के टाइम पे यही था कि भाई छोटी जाति के लोगों को काम वाम करना, ये सारी चीज़ें, कि छोटी जाति का है तो यही काम करेगा, या फिर शोषण करा जाता था, लोगों को दास बना के रखा जाता था, इतने इतने घंटे काम कराया जाता था। तो शोषण का विरोध इसलिए किया गया। काम की उचित दशाएं। काम की उचित दशाएं में क्या बात बोली जाती है कि भाई देखो, सीधी बात ये है कि न्याय का जो आदर्श को मानव कल्याण के आदर्श से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन्स की यहाँ बात हो रही है कि डिसिप्लिन्स को मानव कल्याण से, जो वेलफेयर स्टेट है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि काम की उचित दशाओं को जुटाया जाए। जैसे कारखानों में जो समुचित प्रकाश है, स्वच्छ हवा हो, सुरक्षा हो, अन्य कल्याणकारी जो सेवाएं होती है, खाना पीना वगैरह, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। खानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो जैसे कि कोई घटना हो गई तो तुरंत एम्बुलेंस का या डॉक्टर्स का इंतज़ाम करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी काम की उचित दशाओं में आती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका विचार व अभिव्यक्ति। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने पढ़ रखी है। चलो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आपने नहीं पढ़ी, आगे पढ़ोगे तो वो क्या है हमारी बेसिक, कि हमें स्वतंत्रतापूर्ण से, हमें बिल्कुल फ्रीडम है बहुत अच्छे से, कि हम जो है हम समर्थन कर सकते हैं, हम संघ बना सकते हैं और भाषण दे सकते हैं खुले आम, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो किसी और को उकसाए नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए। तो विचार और अभिव्यक्ति के अंदर ये बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका और लास्ट पक्ष है आपका आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष के अंदर क्या बोला जाता है कि जैसे हमारी सामाजिक न्याय के अंदर सभी टॉपिक्स को रखा जाता है, वैसे ही वो सभी टॉपिक्स आर्थिक पक्ष के बगैर अधूरे हैं, ठीक है। तो उन अधूरे टॉपिक्स को कुछ टॉपिक्स के हिसाब से, सब टाइटल्स के हिसाब से कंप्लीट किया गया है। सबसे पहला है हमारा न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए उचित प्रतिफल, ठीक है। हर इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो उनको पाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को काम पाने का अधिकार दिया जाए, कि उनको लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अगर कोई छोटी जात का है, ज़्यादा एजुकेटेड है, अच्छा है, तो उसको ऊंची पोस्ट पर बिठाना कानून का काम है, कि हाँ तू बिना अपनी कोई कास्ट वास्ट देखे तो कैपेबल है कि उस जगह पर बैठ जाए, तो उसको बिठा दो, ठीक है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि लोगों को उनके काम की मात्रा और गुण अनुसार वेतन भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुमने पोस्ट पे तो बिठा दिया, अब उसकी जहाँ 50,000 तनख्वाह है, तुम उसको 10,000 20,000 दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा टॉपिक, सब टाइटल है आपका सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार में ये बोला जाता है कि जैसे बुढ़ापा है, बीमारी है, बेकारी है, अंग भंग की स्थितियाँ
होती हैं उसमें लोगों को समाज की सहायता मिलनी चाहिए। अगर समाज की सहायता नहीं मिलेगी, जैसे डिसेबल पर्सन जो होते हैं उन लोगों को उन्हीं के हिसाब से स्पोर्ट्स में, पढ़ाई लिखाई में, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देती है। वो कौन देता है? हमारा समाज एक्सेप्ट करता है, हमारा कानून एक्सेप्ट करता है, तभी वो लोग भी हम लोगों के साथ खुश खुश रह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपका भी फ़र्ज़ है कि किसी डिसेबल पर्सन को देखो तो उसका कभी भी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जो चीज़ इंसान को बुरी लगती है, हो सकता है वो चीज़ आपके साथ भी घट जाए। ठीक है, तो वो अपने आप पर रखकर सोचना कि किसी को किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के अंदर यही बोला गया है कि कोई बीमार है, कुछ और चीज़ है, तो उसको समाज के साथ बनाए रखो। तीसरा है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, कि समान कार्य के जो काम पुरुष और महिलाएं दोनों कर रही हैं उस पर महिलाओं को कम सैलरी और पुरुषों को ज़्यादा सैलरी देना ये गलत होगा। और चौथा पॉइंट है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में, आर्थिक अधिकार में इसको इसलिए रखा जाता है कि जैसे कि संपत्ति का, पहले आज तो हमारे पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, आर्टिकल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस की वजह से उसको हटाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में से। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है, पहले के टाइम पे तो संपत्ति का अधिकार था, तो लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है। और ये विचार किनका है? उदारवादियों का। उदारवादी किस पे फोकस करते हैं? स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता पर और जीवन के अधिकार पर और संपत्ति के अधिकार पर। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका जो ये जस्टिस है ये आधा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट करके इक्वालिटी को स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।